नमस्कार, महादेव डिजिटल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन। आज हम रूबरू करवा रहे हैं आपको एक ऐसी शख्सियत से जो कि बालेसर एसडीएम पद पर पोस्टेड है और 2016 आरएस इन्होंने टॉप की थी। भावना सिंह जी, आपका इस महादेव डिजिटल स्टूडियो में स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल, नमस्कार। बहुत बहुत आभार सर आपका। और मैं धन्यवाद और आभार देना चाहूँगा आपका और महादेव डिजिटल स्टूडियो का, और ये जो नया आपने चैनल बनाया है मारवाड़ी खनक जी, तो सबसे पहले सर आपका आभार और धन्यवाद कि आपने मुझे ये आमंत्रित किया और ये अवसर दिया कि मैं इस चैनल के माध्यम से सभी जो देख रहे हैं उनसे जुड़ पाऊँ। तो बहुत बहुत आभार सर इसके लिए आपका। धन्यवाद। भावना सिंह जी, मैं आपकी फैमिली ग्राउंड के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। सर जैसे पहले मैं अगर फैमिली की बहुत स्टार्टिंग से शुरुआत करूं तो मेरा 12th तक का जो एजुकेशन है, मेरा गांव बगड़ी है सर, जो सोजत तहसील में पड़ता है। तो सोजत तहसील के पास ही एक कस्बा है सोजत रोड। तो इनिशियल जो मेरा एजुकेशन है 6 से लेके 12th तक वो मेरा वहाँ रहा। और उससे पहले अगर जाएँ तो पहली से 5वीं तक की जो कक्षाएँ थी तो वहीं पर जो फार्म हाउस था, जैसे हम लोकल लैंग्वेज में वहाँ बेरा या खेत कहते हैं, जी। तो वहाँ पर 5वीं तक मैं पढ़ा। उसके बाद सोजत रोड शिफ्ट हो गए थे, तो 6 से 12th तक वहाँ पढ़े। ये सरकारी स्कूल थी? जी, गवर्नमेंट स्कूल में ही मैं 1st से लेके 12th तक पढ़ा। जी। और इसका कारण ये था सरकारी स्कूल में पढ़ने का कि मेरे पिताजी भी गवर्नमेंट टीचर थे और मेरे दादो सा या दाता वो भी गवर्नमेंट टीचर ही थे। तो उनका बहुत ज़्यादा झुकाव था कि सरकारी स्कूल में ही बच्चे को पढ़ाना है। तो मैं और मेरा छोटा भाई दोनों ही शुरू से ही सरकारी स्कूल में पढ़े और मेरी मदर हाउसवाइफ के रूप में है। उसके बाद 12th करने के बाद, क्योंकि वहाँ कोई कॉलेज था नहीं आसपास, और मेरी भी बहुत इच्छा थी क्योंकि मेरे 11th 12th में साइंस थी, तो 12th के बाद काफ़ी जो मेरे साथी थे वो तो मेडिकल के एग्ज़ाम में चले गए। लेकिन क्योंकि मेरी शुरू से रुचि उस फील्ड में ना होके और प्रशासनिक सेवाओं में आने की थी, क्योंकि जब 11th 12th में मैं स्कूल में पढ़ रहा था तो जब भी ऐसा कोई ओकेज़न होता तो सोजत हमारा सब डिवीज़न लगता था। तो कई बार तहसीलदार साहब या एसडीएम साहब या कोई अलग अलग जब प्रोग्राम होते थे, 26 जनवरी 15 अगस्त पे या और भी कोई बड़ा प्रोग्राम जब स्कूल में रहता था तो वो आते थे। तो उनको देखकर शुरू से एक ये मन में था कि हमें भी इस जगह पहुंचना है। तो वो इस कारण मैं मेडिकल फील्ड में नहीं जाके, मेरा ये एम था कि पहले ग्रेजुएशन कर ले और ग्रेजुएशन करने के बाद आगे जो सिविल सर्विस है उनकी तैयारी कर पाए। तो मेरा एजुकेशन जो कॉलेज का था वो हुआ था लाचो कॉलेज से, जोधपुर से। तो लाचो कॉलेज में पढ़ने के बाद दो स्थितियाँ थी। एक तो ये था, मैं तो ये चाह रहा था कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी स्टार्ट करूं, लेकिन पिताजी गवर्नमेंट टीचर थे और उनका थोड़ा सा ये मानना था कि एक बार बीएड कर ले, और क्योंकि अच्छी तैयारी मैं कर ही रहा था उनको विश्वास भी था कि हो जाएगा। लेकिन एज ए बैकअप की बीएड करने के बाद अगर टीचर की, क्योंकि वैकेंसी भी फ्रिक्वेंट आती है और टीचर में आपको थोड़ा आगे तैयारी करने के लिए टाइम भी मिल जाता है, तो पिताजी का भी थोड़ा फोकस था। फिर मुझे भी लगा कि सिविल सर्विस एक थोड़ी लंबी तैयारी है और बैकग्राउंड क्योंकि बहुत इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो एक इसीलिए मैंने बीएड कर ली। और बीएड के बाद से ही सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो टीचर का हो, चाहे आरपीएससी जो दूसरे भी लेती है, और आरएस की, ये तीनों तैयारियां फिर मैंने बीएड के साथ शुरू की थी। आपने ये बताया कि स्कूल समय में आप जैसे भी प्रशासनिक कोई अधिकारी आते तो उनसे प्रेरित हुए, आपको लगा कि कभी मैं भी ऐसा अधिकारी बनूं, लेकिन प्रेरित होने का और भी कोई रीज़न है, और भी कोई कारण है? बहुत बड़ा कारण तो यही था कि आसपास समाज में और जहाँ जैसे स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ रहा था, तो इनको हम एज ए इंस्पिरेशन शुरू से मानते थे और ये लगता था कि अगर हम यहाँ तक पहुँच पाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और फिर समाज में, परिवार में भी इनको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था, तो वो भी मुझे थोड़ा अभिप्रेरित उससे महसूस होता था। और ये प्रशासनिक सेवाओं में आके, क्योंकि बाकी जो भी फील्ड होते हैं वो थोड़े से यूनिडायरेक्शनल होते हैं, जैसे आप किसी डिपार्टमेंट में जाते हो तो आप सिर्फ उस डिपार्टमेंट से ही ज़्यादा उस डिपार्टमेंट में रह के ही आप काम कर सकते हो। लेकिन प्रशासनिक सेवाओं में आपको ये एक अवसर मिलता है कि आप और भी थोड़ा मल्टी डायमेंशनल आपकी भूमिका हो जाती है, तो एक वो भी कारण था। और इसके अलावा जैसे मेरे जो बड़े ब्रदर थे वो भी लगातार सिविल सर्विस की तैयारी
कर रहे थे, तो वो भी लगातार इसी के बारे में डिस्कशन जी। करते थे। तो शुरू से ही थोड़ा सा इसके प्रति आपका झुकाव ज़्यादा था। एक आपने बताया है कि आप टीचर बन गए थे और ऐसा लगा आपको कि पहले टीचर बन जाऊं, उसके बाद में मुझे समय मिलेगा, लेकिन इसमें कोचिंग का और सेल्फ स्टडी का कोई विशेष कोई रोल क्या कैसे होता है? मैंने जब बीएड कर ली, ग्रेजुएशन तक तो मैं बिल्कुल कॉलेज पे ही मेरा थोड़ा फोकस ज़्यादा था। बीएड करने के बाद जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मैंने तैयारी शुरू की थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग या खुद की तैयारी, सेल्फ जो तैयारी है, उसमें से ज़्यादा महत्व तो सेल्फ तैयारी का है। लेकिन जब आपका बहुत ही इनिशियल फेज़ होता है, तब अपने को इतना ज़्यादा पता नहीं होता क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्योंकि मटेरियल बहुत सारा अवेलेबल है मार्केट में। आसपास भी आप देखोगे तो हर सब्जेक्ट की बहुत सारी सामग्री है, लेकिन उसमें से अपने लिए क्या यूज़फुल है और उसको कैसे पढ़ना है, खुद को कैसे इवेलुएट करना है। फिर एक जो सर्कल का भी बहुत बड़ा मैं इसमें भूमिका मानता हूँ। जैसे आप तैयारी शुरू करते हैं, तो आपका अगर जो सर्कल है वो भी आसपास ऐसा ही होना चाहिए, वो जो उसकी तैयारी कर रहा है, तो आपकी तैयारी थोड़ी सी ज़्यादा एक जगह फोकस्ड हो जाती है। आपका आसपास जो माहौल है वो उसी हिसाब से क्रिएट हो जाता है। तो इनिशियल फेज़ में तो मैं कोचिंग की ये भूमिका मानता हूँ कि एक तो आपका शेड्यूल बन जाता है, एक आपका अच्छा सर्कल बन जाता है जो सेम तैयारी कर रहा है, और एक आपका सेल्फ इवेलुएशन हो जाता है। क्योंकि कोचिंग में वीकली या 15 डेज़ में जब भी टेस्ट होते हैं, तब हम ये देख पाते हैं कि हमारी रैंक उस कोचिंग में कहाँ आ रही है, मतलब टॉप 10 में आ रहे हैं, या टॉप कर रहे हैं, या टॉप 5 में आ रहे हैं, या बहुत पीछे जा रहे हैं। तो एक खुद को एनालिसिस करने का भी मौका वहाँ मिलता है। तो इनिशियल फेज़ में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी ओवरऑल इसकी भूमिका 10% अधिकतम मैं मानता हूँ। 90% जो रोल है वो आपकी सेल्फ तैयारी का है, क्योंकि सभी स्टूडेंट वही पढ़ रहे हैं, लेकिन आप क्या डिफरेंट करते हैं, और आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसको कैसे, जैसे हर ताले की एक चाबी होती है जी, तो वैसे वैसे हर एग्ज़ाम जो आप दे रहे हैं उस एग्ज़ाम का एक की है। अगर आप कुछ पैटर्न कह सकते हैं, उसको पैटर्न कह सकते हैं, या आपको एक समझना पड़ता है कि इस एग्ज़ाम के लिए आपको कैसे पढ़ना है। जैसे एग्ज़ाम आप पटवारी का भी देते हैं, आप टीचर का भी देते हैं, आप लेक्चरर का भी देते हैं, आप प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर इनका भी देते हैं, या आप आरएस का भी दे रहे हैं। तो हर एग्ज़ाम का एक अपना अलग पैटर्न है। तो जब आप लगातार पढ़ाई करते हैं, आपका अच्छा सर्कल होता है, आपकी अच्छी गाइडेंस होती है, तो आप समझ पाते हैं कि आपको पढ़ना किस तरीके से। मटेरियल लगभग वही है, लेकिन आपका ओरिएंटेशन थोड़ा अलग होता है हर एग्ज़ाम के लिए। एक भवानी सिंह जी, प्री तैयारी करने का कुछ अलग सिस्टम है, ऐसा कुछ है क्या? मेंस की तैयारी करने का भी कोई अलग तरीके से करें, ऐसा कुछ है क्या? अभी हम जैसे आरएस एग्ज़ाम की बात करें, तो जितने भी श्रोता देख रहे हैं, तो लगभग आप सभी परिचित हैं कि आरएस में 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो प्री एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, आपको उसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। और ज़्यादातर जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें रिटर्न नहीं होता, तो उसमें सिर्फ आपके एमसीक्यू के आधार पर आपका परीक्षण होता है। तो ये एक डिफरेंट पैटर्न है। आपको इसके लिए जो तैयारी करनी होती है, थोड़े फैक्ट्स जो है आपको ज़्यादा याद होने चाहिए, या आपको जैसे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। तो अगर आपके कोई फैक्ट है, पढ़ा हुआ है, तो आप उस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बड़ा अच्छे से डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, डिफरेंट भी हुआ है, जिसमें थोड़े 1 लाइनर टाइप 3-4 आते हैं, फिर आपको सेलेक्ट करना होता है कि इनमें से कोई 2 सेलेक्ट करने हैं, या कोई 1 सेलेक्ट करना है, या मिलान करना है। तो उसमें थोड़ी सी आपकी जो कॉम्प्रिहेंसिव स्किल है, या प्री के हिसाब से जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं, तो आप एलिमिनेट भी करते हैं। जैसे 4 ऑप्शन है, तो उसमें से आपको डेफिनेटली तो नहीं पता कि ये एक ही होगा, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस, आपकी जो ज्ञान है, उस आधार पर एक बेस्ट ऑप्शन भी आप सेलेक्ट करते हैं। तो प्री का जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग सा होता है। और प्री के तैयारी के लिए मैं मानता हूँ कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट होना चाहिए। जो भी आपका सिलेबस है, उस सिलेबस को अगर आप 3-4 बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, और अच्छी बुक्स पढ़ते हैं जो आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, फिर प्री के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप कई 10-15 दिन में एक बार टेस्ट दे देते हैं, क्योंकि OMR पे अगर आप डायरेक्ट फर्स्ट बार टेस्ट देंगे तो भी थोड़े एरर्स की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। कई बार जब एग्ज़ाम से बाहर आते हैं तब लगता है कि क्वेश्चन मुझे आ रहा था, लेकिन हड़बड़ाहट में या प्रैक्टिस की कमी के कारण मैंने
गलत कर दिया। तो आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं प्री की भी, तो उतनी आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और कट ऑफ जो है वो बहुत ही 1-2 नंबर के आसपास ही इधर उधर होती है। अगर आप थोड़ा सा अगर कहीं मिस्टेक कर लेते हैं 4, 5, 10 क्वेश्चन में, तो आप बहुत पीछे रह जाते हैं। और अभी बहुत ही कम्पिटिटिव टाइम है, बहुत ही कट ऑफ भी ज़्यादा जा रही है, कंपटीशन भी लगातार बढ़ रहा है। तो कोई भी एरर एक तो आप इसमें झेल नहीं सकते। अगर 2-4 भी एरर हुए तो आप पीछे रह जाते हो। भवानी सिंह जी, स्पेशली ये प्रोग्राम फोकस है युवा जो कंपटीशन दे रहे हैं, तो इसमें भाषा का कोई विशेष भाषा के माध्यम का कोई फर्क पड़ता है क्या? ऐसा कुछ आप समझते हैं? इसमें सर मैं निवेदन करना चाहूँगा, जैसे प्री है, प्री में तो आपको दोनों लैंग्वेज में पेपर आता है, हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। तो आपका कहीं कन्फ्यूज़न है तो आप वो देख सकते हैं। प्री के बाद जो अगली स्टेज है मेंस की, तो मेंस में आपको आंसर लिखने पड़ते हैं। तो मेंस में आंसर लिखते टाइम थोड़ा भाषा का थोड़ा इफेक्ट तो आएगा, और आपको वो मीडियम सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो। जैसे मैं मेरा ही उदाहरण बताऊं कि 12th तक मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा था, तो मेरा हिंदी मीडियम था। फिर जब मैंने ग्रेजुएशन की लाचो कॉलेज से, तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश मीडियम से की थी। उसका कारण ये था कि मुझे लग रहा था कि आगे यूपीएससी की और वो तैयारी करेंगे तो इंग्लिश मीडियम थोड़ा ज़्यादा ठीक रहेगा। फिर उसके बाद मैंने वापस बीएड की। फिर जब मैं आरएस का एग्ज़ाम दे रहा था, तो मेरे सामने एक चैलेंज था कि इंग्लिश मीडियम लेवे या हिंदी मीडियम ले। तो जब मैंने 2-4 बार आंसर लिखे और करा, तो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल हिंदी में फ़ील हुआ। तो इसलिए मैंने हिंदी मीडियम लिया, क्योंकि उसमें मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा था। इसके अलावा जैसे मैं रिज़ल्ट पे भी जाऊँ, जैसे हमारे टाइम आरएस 2016 में जो टॉप 10 थे, तो उसमें से 5 हिंदी मीडियम से थे और 5 इंग्लिश मीडियम से थे। तो अगर आपकी लैंग्वेज पे अच्छी पकड़ है, तो चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, फिर कोई ज़्यादा इशू नहीं रहता। आप जिसमें कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको लगता है कि आप अच्छा खुद को कॉपी पे उतार सकते हैं, वो मीडियम आपको रखना चाहिए। आपने प्रीलिम के बारे में तो बता दिया, लेकिन मेंस की तैयारी को स्पेशली किस तरह से की जाए, काफ़ी इजी रहे या आसानी से सेलेक्ट हो सके? सर इसमें जो है, जैसे जो प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 जो स्टेप है, तो प्री एग्ज़ाम तो एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, उसके मार्क्स कहीं पर जुड़ते नहीं है। उसके बाद जो मेंस का एग्ज़ाम है, जो 800 मार्क्स का होता है, तो टोटल जो इसके बाद 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो 800 मार्क्स जो है वो आपके मेंस एग्ज़ाम के रहते हैं। तो एक बहुत बड़ा रोल जो है हमारे फाइनल सिलेक्शन में, वो मेंस एग्ज़ाम का रहता है। और मेंस एग्ज़ाम में भी जो सबसे बड़ी भूमिका जो होती है, जैसे इसको अगर हम 2 पार्ट में या 3 पार्ट में डिवाइड करें, तो एक मेन पार्ट तो ये हो गया कि सबसे पहले जो भी आपका सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो रहा, आपके पास उसका पूरा कंटेंट हो अच्छे से, जितना भी जो आपके एग्ज़ाम सिलेबस में रिक्वायर्ड है वो कंटेंट आपके पास होना चाहिए। फिर एक जो दूसरा बड़ा चैलेंज है, क्योंकि प्री में तो एमसीक्यू रहते हैं, आपको 4 में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, लेकिन मेंस में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको उसका आंसर लिखना पड़ता है। तो वो एक थोड़ा बड़ा चैलेंज है। और क्योंकि 800 मार्क्स जो आपके मेंस के रहते हैं, तो उसकी तैयारी बहुत अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। जैसे जब मैंने तैयारी की थी, तब एग्ज़ाम, जैसे प्री का जो एग्ज़ाम है, उससे लगभग 8-10 महीने पहले तो हम तैयारी एट लास्ट शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में जो मैंने तैयारी की थी वो प्री और मेंस दोनों की ओरिएंटेड थी। फिर जब लास्ट में 2 महीने थे, तो मैं पूरा फोकस जो है वो प्री पे हो जाता था। उसके बाद जैसे ही प्री एग्ज़ाम हो जाता है, तो नॉर्मली आपको 4-5-6 महीने के आसपास मेंस के लिए मिलते हैं। तो आप वापस पूरा अपना फोकस जो है वो मेंस पे डाल देते हैं। मेंस की तैयारी, क्योंकि मैंने 2 बार मेंस दिए हैं, एक बार आरएस 2013 का मैंने मेंस दिया था और एक मैंने आरएस 2016 का मेंस दिया, उस जिसमें मेरा फाइनल अच्छी रैंक से सिलेक्शन हुआ। तो आरएस 2013 में जब मैंने मेंस दिया था, तो उसमें जो सबसे बड़ी जो कमी मुझे लगी वो ये थी कि मेरे पास कंटेंट तो पूरा था, जैसे जो सिलेबस है, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जिस तरीके से मुझे आंसर करने हैं, वो तो मुझे पता है क्या इसमें पूछा जा रहा है, कंटेंट क्या है। लेकिन क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बहुत कम थी, तो इस कारण मैं अपने आंसर से, जैसे एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकल रहा था, तो मैं सेटिस्फाइड नहीं था। मुझे लग रहा था कि मैंने जितना अच्छा लिख सकता था उतना अच्छा लिख नहीं पाया। उसका कारण था कि मैंने बिल्कुल मेंस की प्रैक्टिस की नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे थे,
सभी जो पुराने सेलेक्टेड स्टूडेंट्स जिनसे भी मिलना हुआ या जहाँ पर भी मैंने गाइडेंस ली, उन सब ने बहुत ज़्यादा कहा कि आप करो तैयारी लिखने की, लेकिन मुझे लगा कि क्या है, अपने डायरेक्ट एग्ज़ाम में लिख देंगे, आता तो है ही है मुझे, बस लिखना ही तो है, यूनिवर्सिटी तक भी तो लिखा ही है, उसमें भी तो मार्क्स आई है। लेकिन यहाँ पर जो आपकी जो चेक होती है कॉपीज़, वो बहुत ही अलग तरीके से होती है यूनिवर्सिटी से। और जब मैंने RS 2013 की कॉपी देखी, मुझे भी सेटिस्फेक्शन नहीं था और मेरे मार्क्स भी इसी कारण कम आए। इंटरव्यू कॉल तो हो गया, लेकिन अच्छी रैंक मेरी उसमें नहीं आई। तो RS 2016 में जब मैंने मेंस की तैयारी की और जब मैं एग्ज़ाम्स मैंने लगातार लिखने की प्रैक्टिस की, क्योंकि कोई भी अगर सब्जेक्ट होता है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक साइंटिफिक कंपोनेंट हो गया, एक उसका कला का कंपोनेंट हो गया। और जो भी, जैसे मैं ये मानता हूँ, जो आंसर लिखना है वो उसमें आपकी साइंटिफिक अप्रोच तो रहती है आंसर लिखने में, लेकिन उसके साथ ही उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कला का बहुत ज़्यादा उसमें रोल है। और हम ये पढ़ते हैं, जानते हैं कि किसी भी कला में अगर अभ्यस्त होना है या बेस्ट होना है तो आपको बार बार उसकी अभ्यास करना पड़ता है। तो इस बार मैंने जो चेंज किया वो ये था कि मैंने जब RS 2016 के मेंस दिए तो उससे पहले भी मेरी कंटेंट तो मेरा अच्छा था ही, लेकिन मैंने लिखने का बहुत अभ्यास किया। इसको अगर एक हम आसान उदाहरण से अगर समझना चाहे, जैसे सारे स्टूडेंट जैसे 15,000 के करीब मेंस देते हैं, तो लगभग उसमें से सीरियस जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं वो 6-7 हज़ार के आसपास वास्तव में तैयारी कर रहे होते हैं। उनके पास भी वही कंटेंट है, वही बुक्स उन्होंने पढ़ी है, और हमारे पास, मैंने जब पढ़ी तो मेरे पास भी वही था। तो इसका एक उदाहरण जैसे समझे, एक मान लो किसी जगह 20 जने बैठे हैं और हम उसको सारी चीज़ें बराबर दें और उसको सब्जी बढ़ाने के लिए कहे, फॉर एग्जांपल भिंडी की सब्जी बढ़ानी है, तो एक पाव उसको भिंडी दे दी, 10 ग्राम उसको नमक दे दिया, 20 ग्राम मिर्च दे दी, सारी क्वांटिटी सेम दी, और गैस भी वही है, चूल्हा भी वही है, लेकिन वो अगर सब्जी बनाएंगे तो जो जिसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है बनाने की, पारंगत है, जिसने कम से कम पहले 100 बार बनाई है, तो वो बहुत अच्छी बनाएगा। और जो पहली बार बना रहा है तो वो ऐसी बनाएगा कि जो खाने लायक भी वो परफेक्शन नहीं होगी, जबकि सामान सभी को हमने सिमिलर दिया है। तो यही लगता है मुझे कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका आंसर राइटिंग वाला पार्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और आंसर राइटिंग अपने आप में एक आर्ट है, उसमें आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कई बार क्वेश्चन कुछ होता है, हम लिख कुछ और देते हैं, यूनिवर्सिटी में मार्क्स भी दे देते हैं, लेकिन जब आप ये सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देते हैं तो अगर आप सही भी लिख रहे हैं लेकिन वो क्वेश्चन सही रिलेवेंट है तो भी आपको नंबर मार्क्स देते नहीं है एग्जामिनर। आप ये कहना चाह रहे हैं कि लेखन शैली जो है वो प्रैक्टिस से सुधरी जा सकती है, प्रैक्टिस से और क्वेश्चन की डिमांड के अनुरूप आपको लिखना है। आपको ये नहीं लिखना है कि आपको जो भी आता है वो आपने लिख दिया। एक चीज़ है, आपने प्रीलिम्स के बारे में बता दिया, तैयारी कैसे की जाए, मेंस के बारे में पूरी डिटेल में बता दिया, लेकिन साक्षात्कार का इन प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्या रोल रहता है, क्या भूमिका रहती है? अब जैसे मेंस के बाद इंटरव्यू वाला स्टेज आ जाता है, तो 800 मार्क्स हमारे मेंस के रहते हैं, 100 मार्क्स जो है वो इंटरव्यू के रहते हैं। हालांकि मार्क्स उसके कम हैं, लेकिन आपकी रैंक डिसाइड करने में उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि मेंस में लगभग जो एक कह सकते हैं बॉर्डर जो है वो बहुत कम रहता है। जैसे जो कट ऑफ है, मान लो अगर 350 कट ऑफ हुई है तो 360, 370, 375 इसके आसपास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे, फिर कुछ 400 के आसपास होंगे, वो 5-10% ही रहेंगे। जैसे मेरे मेंस में 423 थे, कट ऑफ जो है वो 327 के आसपास थी, और जो ज़्यादातर मेरे साथ सेलेक्ट हुए उनके 370, 375 इतने मार्क्स थे, और जिनकी पीछे रैंक आई 500 के बाद उनमें से कई स्टूडेंट के 370, 365 थे, लेकिन इनके इंटरव्यू में कम मार्क्स मिले। तो इंटरव्यू की भी बहुत बड़ी भूमिका है, आपको क्या रैंक मिलने वाली है, क्योंकि RS के एग्ज़ाम के थ्रू 22-23 सर्विस का एलोकेशन होता है, और अगर आपके इंटरव्यू में मार्क्स कम रहते हैं तो आपकी जो फर्स्ट चॉइस है, सेकंड चॉइस है, वो आपको नहीं मिल पाती और आप बहुत पीछे चले जाते हैं। फिर आपको वापस पूरा एग्ज़ाम जो है स्टार्टिंग से देना होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका भी रोल है। इंटरव्यू भी मैंने 2 दिए, RS 2013 का भी दिया, RS 2016 का भी दिया। RS 2013 का जो इंटरव्यू था उसमें जो गलती मैंने मेंस में की वो गलती मैंने इंटरव्यू में भी की, कि मैंने बिल्कुल भी उससे पहले मॉक इंटरव्यूज़ नहीं दिए। तो मॉक इंटरव्यूज़ नहीं देने के कारण जब मैं डायरेक्ट
एक इंटरव्यू देने का अलग प्रेशर होता है। हमें लगता है कि हम वो हैंडल नहीं हो पाता है। हमें ऐसा लगता है क्या है, कुछ जो क्वेश्चन पूछेंगे वो आंसर ही तो बताने हैं। लेकिन जब आप जस्ट एंटर कर रहे होते हैं तो आपकी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, और एक आपके पूरे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट फेज है कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है वो उस इंटरव्यू से डिसाइड होने वाला होता है। तो आप बहुत ज़्यादा उसके घबरा जाते हैं आप। प्रेशर में आ जाते हैं और ऐसी गलतियां कर देते हैं जो आप नॉर्मली नहीं करते। लेकिन आपने क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की, डायरेक्ट वहाँ इंटरव्यू मैंने दिया, तो मेरे से भी वहाँ इंटरव्यू में कुछ गलतियाँ हुई। इंटरव्यू कैसे देना चाहिए, किस प्रकार से आंसर होने चाहिए। और भवानी सिंह जी, कई बार मेरे कुछ जो कंपटीशन देने वाले कैंडिडेट से बात होती है, तो वो एक्चुअल में उनकी प्रैक्टिस भी अच्छी होती है और उनकी स्टडी भी अच्छी होती है, बट वो जब एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है, उसकी जो एबिलिटी, उन लोगों की जो एबिलिटी है या जो बेटर कर सकते हैं लेकिन इतना नहीं कर पाते हैं, इसका कोई रीज़न है और उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है, ये आप संदेश दीजिए। जैसे मैं पहले टीचर भी था, तो एक बहुत ही नॉर्मल, सब कहते हैं जो भी स्टूडेंट थे, सर मेरे को पहले तो याद था लेकिन परीक्षा टाइम भूल गया। तो वो ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब प्रेशर आपके ऊपर आता है तो प्रेशर में या तो आप अच्छा करते हैं, आपको जो करना है वो आप कर लेते हैं, लेकिन अधिकतर 90% 95% चांस में ये होता है कि प्रेशर में आपसे, जब आप मेंटल या उस प्रेशर में आते हैं तो आपसे गलतियां ज़्यादा होती है जी। जैसे कोई भी, अगर इसको हम स्पोर्ट्स से भी ले, जैसे कोई खिलाड़ी है, वो खेलने जा रहा है, फर्स्ट बैटिंग कर रहा है, कोई टारगेट सामने नहीं है, तो वो अपने हिसाब से खेलता है, प्रेशर उसका कम रहता है। लेकिन अगर वो फाइनल मैच खेल रहा है या जब टारगेट दिखता है 400 रन बनाने हैं, 350 बनाने हैं, तब वो जो प्रेशर आता है तो एकदम से ये हैंडल करना आना चाहिए, परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, और थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस भी आपका हाई होना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि मेरी तैयारी अच्छी है और ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपको लग रहा है कि मेरे को नहीं भी आ रहा, तो आपका कॉन्फिडेंस ये रहता है कि मुझे नहीं आता था, इसका मतलब बाकियों को भी नहीं आता होगा। आपको अपनी तैयारी पे इतना विश्वास होना चाहिए, और ये आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने अच्छी तैयारी की है। आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास ही इसका हल है। ही इसका बिल्कुल, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, और वो तभी होगा जब आपकी तैयारी अच्छी होगी। कल भवानी सिंह जी, मैं कोई वीडियो देख रहा था, उसमें सहवाग को दिखाया गया, पाकिस्तान के फर्स्ट बॉलर, क्या नाम था, शोएब अख्तर। तो वो सहवाग कहता है कि जब शोएब अख्तर जब बॉल करता था तो मैं अक्सर गीत गाता था, गुनगुनाता था कि मैं प्रेशर से बाहर आ जाऊं, और इसलिए वो बेस्ट शॉट लगा पाता या परफॉर्म अपने आप को कर पाता। तो मुझे लगता है आप जैसे बता रहे हैं तो एग्जामिनेशन में भी यही होता होगा, अपने आप को पुस्ट करना होता है, अपने आप को आत्मविश्वास को डेवलप करना होता होगा। बिल्कुल, जैसे आप ये एग्जाम्पल बता रहे हैं कि वो शोएब अख्तर जब भाग के आ रहा है तो रनअप से ही वो आधा बैट्समैन ऐसे हो जाता है, क्या पता कैसी बॉल आएगी, तो उसको अपने रिलैक्स करने के लिए जैसे उन्होंने ये टेक्निक निकाली, वैसे हर स्टूडेंट को अपना कॉन्फिडेंस हाई रखने के लिए, मैं तो ये मानता हूँ अगर तैयारी आपकी अच्छी है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ जाता है। भवानी सिंह जी, ये तो हुई आपके कॉन्फिडेंस की, एग्जामिनेशन हॉल की कुछ बच्चों की जो समस्या स्टूडेंट्स की आती है, कंपिटिटर की आती है, बट कई बार ये समस्या आती है कि जो तैयारी के दौरान जो काफ़ी लंबा टाइम या तो बेरोजगार है या छोटी मोटी नौकरी में या फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो उस दौरान कैसे हैंडल करना चाहिए, क्योंकि कभी न कभी आपने भी ये कुछ हैंडल किया होगा, तो लोगों को आप स्पेशली इसमें सर मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे आप अभी बता रहे हैं कि एक लो फेज भी आता है, क्योंकि ये थोड़ा एक बड़ा लंबी प्रक्रिया है। प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, और अगर कहीं पर भी आपसे चूक हो गई तो इसी सर्कल को वापस आपको स्टार्टिंग से शुरू करना है। तो आपको कई बार ऐसा लगता है, और अधिकतर यही होता है, 90% जो तैयारी कर रहे होते हैं वो साल भर तैयारी करते हैं, फिर इस प्रक्रिया से फेडअप हो जाते हैं, बिल्कुल लो फेज में आ जाते हैं और उनको लगता है कुछ और करते हैं। ये तो बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। इसमें मैं 2-3 जो कारक हैं उनको महत्वपूर्ण मानता हूँ जो आपके अंदर अगर हो। एक तो वास्तव में आपको इसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जैसे अपने साइंस में भी पढ़ते हैं, नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। तो एक तो आपके मन में सच्ची भावना या इतना स्ट्रांग मोटिवेशन होना चाहिए कि आपको ये करना ही करना है, तो एक तो वो आपको हमेशा पुश करता है। जब भी आपको लगता है कि लो फेज आया है तब आपको एक वो पुश करेगा कि नहीं, आपको हार नहीं माननी है, और आप लगातार इसमें लगे रहते हो तो अंतिम रूप से आपको सफलता मिलती ही मिलती है।
फिर इसमें मैं बड़ी भूमिका मानता हूँ आपके परिवार की, आपके मित्र की, आपके आसपास जो वातावरण है जी, उसकी, कि वो भी आपको किस प्रकार किस तरह से से आपको रिलैक्स मोटिवेट रखता करते है। हैं या रिलैक्स कर तो रहे हैं। परिवार तो हमेशा ही आपके पॉजिटिव भूमिका में ही रहता है, वो आपको हमेशा पॉजिटिव ही रखता है। हमें अपने मित्र ऐसे सेलेक्ट करने चाहिए जो भी पॉजिटिव माइंडसेट के हो। जैसे जब मैं इनिशियल तैयारी कर रहा था जी, तो कई पुराने जो तैयारी कर रहे थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो जब भी उनसे मिलना होता था तो वो इस प्रकार से थोड़ा नेगेटिव माहौल बनाते थे कि इतने लोग एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, फिर मेंस में तो इतने ही सिलेक्ट होंगे, फिर इंटरव्यू तो गिने चुने ही देते हैं, प्रेशर रहता है। और फिर भी कई इंटरव्यू देते हैं उनका भी सिलेक्शन नहीं होता। जी, जी। हम तो 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन खींचने हमारा वाले भी बहुत मिलते हैं। हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो आपको ऐसे एग्जाम्पल आसपास मिलेंगे, लेकिन उनसे आपको दूर रहना है, क्योंकि उनके कारण आपको नेगेटिविटी बढ़ेगी। आपको हमेशा आसपास अपने जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा फ्रेंड सर्कल आपको सेलेक्ट करना है जो पॉजिटिव, जिनका बिल्कुल, बिल्कुल। माइंड सेट हो, और जो हमेशा कोई, जैसे मेरा RS 2013 का मैं बताऊं, RS 2013 का रिजल्ट आया था दिसंबर 2016 के आसपास, तो मेरी रैंक 696 थी। जी, तो मुझे उसमें बहुत ही पीछे रैंक थी, कोई सर्विस उसमें नहीं मिले नहीं। तो एक बार तो बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि इतनी तैयारी की, पीछे रह गए। हाँ, सही बात। तो लेकिन फिर से तैयारी करने के लिए, जैसे मेरा जो फ्रेंड सर्कल थे, तो वो सभी फिर RS 2016 भी दे रहे थे, तो उनसे मैं लगातार टच में था। उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया, और वो अगर डायरेक्टली मोटिवेट नहीं भी करते जी, तो क्योंकि उनका पॉजिटिव माइंडसेट है, तो हमारा भी माइंडसेट जो है थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव। अपने आप ही पॉजिटिव हो जाता है कि ठीक है, इस बार ये कमियां थी, इस कमियों को दूर करते हुए वापस अच्छे से एग्ज़ाम देंगे, तो इस बार अच्छे से सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो एक तो वो विश्वास होना चाहिए, दूसरा फ्रेंड्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है फ्रेंड सर्कल का, तीसरा कंपनी का जीवन में बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा, क्योंकि RS 2016 में, 13 में, उसके बाद 18, 3 में से जो भी हम लगातार तैयारी कर रहे थे, हमारा जो सर्कल था 25-30 का, वो सभी जो है इसमें सेलेक्ट हुए हैं। सभी, मतलब कोई भी पीछे नहीं रहा, तो सभी सेलेक्ट हो गए। तो बहुत सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप ही से लिस्ट है, आप तो चुन दे, तो एक तो बेरोजगार होता है या सिर्फ पढ़ाई करता है, एक इन जॉब, कुछ स्ट्रगल या ऐसी कुछ समस्याएं आती क्या जो आपने फेस की हो, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इसके दोनों एस्पेक्ट मैं मानता हूँ। जैसे मैं 2014 दिसंबर में मैंने एज ए टीचर ज्वाइन किया था खाराबेरा पुरोहितान, तो 2013 वाला एग्ज़ाम भी जो था वो मैंने इन सर्विस रहते हुए ही दिया, और RS 2016 वाला भी इन सर्विस रहते हुए ही दिया। जी, तो जैसे जब खाराबेरा पुरोहितान पोस्टिंग थी, तब पहले क्योंकि वो नज़दीकी था, जी। तो अप डाउन जो मैं बाइक से करता था, फिर आप भी वहाँ पोस्टेड थे आगे लाल जी, की, जी। तो आपको याद हो तो फिर हम वेगनआर एक गाड़ी वाड़ी। वैगनआर मेरे पास एक गाड़ी थी, पापा जी ने जो ली थी, तो हम दोनों फिर उससे साथ आना जाना कर रहे थे। और फिर मेरी पोस्टिंग हो गई सिनली, तो वो थोड़ा ज़्यादा दूर पड़ता है, तो बस से भी वहाँ मेरे को अप डाउन करना पड़ रहा था। तो एक जो बड़ा चैलेंज जो आता है वो तो ये है कि RS में एक तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस रह के पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके साथ जब आप कोई सर्विस भी कर रहे हो, लकीली मैं जिस सर्विस में था या जहाँ मेरी पोस्टिंग रही, तो स्टाफ और जो भी सह कर्मचारी थे वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे और सपोर्टिव थे, तो उसका मुझे एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिला। चैलेंज ये था, जैसे 6-7 घंटे की तो लगभग स्कूल ही रहती है, उसके बाद जैसे मेरी पोस्टिंग थी सिनली, तो मुझे बस से अप डाउन जाना होता था, तो DPS सर्कल पे बाइक रख के फिर बस में बैठ के वो सिनली उतारती, फिर वापस आता, तो 1 घंटे के आसपास मेरा पूरा बस में भी टाइम चले जाता। तो वो 2 घंटे वो हो गए, 6 घंटे स्कूल के हो गए। तो उसमें सर मेरा जो ये थी स्ट्रेटेजी, कम से कम 6-7 घंटे कैसे ही करके पढ़ना है। तो स्कूल में भी कुछ खाली जो क्लासेस रहती थी, तो उसमें 1-2 क्लासेस में मैं पढ़ लेता था, या जैसे मैं बस में अप डाउन जब कर रहा था, तो उस टाइम मतलब जब भी आपको समय मिला उसका सदुपयोग ही किया आपने। तो बस में जैसे अब मैथ और साइंस तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन करंट अफेयर्स की बुक्स मैं साथ में रखता, तो अधिकतर तो सीट मिल जाती, कई बार सीट नहीं मिलती तो मैं ईयरफोन भी साथ रखता था, और उस टाइम ये मैं सुनता था, करंट अफेयर्स के ऑडियो लेक्चर भी आते थे, तो वो सुन लेते, तो वो उपयोग लिया। और जब संडे को या जब समर वैकेशन होते हैं या एग्ज़ाम से पहले, जैसे प्री से मैं 15-20 दिन पहले कंप्लीट छुट्टी ले लेता था, मेंस में 1-1.5-2 महीने में कंप्लीट छुट्टी ले लेता था, तो उस समय फिर सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करता, 8-10 घंटे पढ़ता।
एक जो बड़ा दूसरा चैलेंज आता है, कई बार जैसे मेरा तो बहुत ही सपोर्टिव स्टाफ करणी माँ कृपा से मिले, लेकिन फिर भी ये होता है कि जब भी हम कहीं काम कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ तो एक दो ऐसे दिन में कोई इंसिडेंट हो ही जाते हैं जो आप वहाँ से आने के बाद भी आपके माइंड में चलते रहते हैं कि ये गलत हो गया, मुझे ये करना था, या ये उन्होंने काम बताया, तो वो थोड़ा सा एक प्रेशर रहता है, वो रहता है बहुत रेसर, तो एक वो उसके साथ भी डील करना पड़ता है। लेकिन जो बड़ा बेनिफिट जो इससे होता है वो ये है कि जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो आप फिर हर मिनट का, हर सेकंड का आप उपयोग लेना चाहते हो। तो वो मेरे साथ था, एक तो शेड्यूल फिक्स था कि स्कूल का ये टाइम है, सुबह इस टाइम पढ़ना है, दिन में 1-2 क्लास में पढ़ना है, शाम को ये पढ़ना है, संडे को जो है पूरा यूज़ लेना है। तो एक शेड्यूल मेरा बहुत अच्छा बन गया और हर मिनट का, हर सेकंड का फिर मैंने अच्छे से यूटिलाइज किया। तो ये उसका बेनिफिट भी है। इन बातों से 2 चीज़ सामने आई है। एक तो कंपटीशन जो दे रहे हैं युवा, परिस्थिति कोई महत्व नहीं रखती है। दूसरा टाइम मैनेजमेंट, इसका मतलब टाइम मैनेजमेंट अगर प्रॉपर करें और परिस्थितियां कहीं आड़ी नहीं आती है सफलता में, यही आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं यही मानता हूँ कि अधिकतर लोग जो है परिस्थितियों का बहाना ही बनाते रहते हैं कि मेरे परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, घर में यूँ है, जॉब जहाँ कर रहा हूँ वहाँ पर कंडीशन ऐसी है। बिल्कुल, मैं जब तैयारी कर रहा था तो मुझे याद है कि मैंने एक वीडियो देखा था जी, कैरोली टकास का वीडियो था फेसबुक पे, तो उसने भी मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया कि उस पर जो वीडियो में बताया था कि वो तैयारी कर रहे थे, ओलंपिक शूटर थे, तो उनका राइट हैंड जिससे वो शूटिंग करते थे वो हाथ ही कोई आर्मी एक्सीडेंट में उनका नहीं रहा, काटना पड़ा। तो उन्होंने परिस्थितियों के कारण हार नहीं मानी, उन्होंने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करके लगातार 2 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। तो उसने भी मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। और उसमें एक जो लास्ट टैगलाइन थी वो यही थी कि जो करने वाले होते हैं वो तो कर ही जाते हैं, और जो नहीं करने वाले होते हैं उनके लिए बहाना तैयार है। भवानी सिंह जी, चयन के बाद में कुछ आपके जीवन में बदलाव भी आया होगा? बिल्कुल, जब मुझे याद है आज भी 17 अक्टूबर 2017 को रिजल्ट आया था जी, और धनतेरस का दिन था। तो सुबह से ये तो पता था कि आज रिज़ल्ट आ जाएगा, पहले बता रहे थे 5-6 बजे तक आएगा, फिर आया कि नहीं आज लेट नाइट आएगा। तो मेरी हॉबी भी है, रेगुलर मेरा एक शेड्यूल भी रहा है कि मैं क्रिकेट लगातार खेलता हूँ। तो उस टाइम भी मैं फिर शाम को क्रिकेट खेलने चला गया था। रिज़ल्ट के लिए जैसे मोबाइल साथ में था, बैटिंग में कर रहा था तो मोबाइल साइड में रखा और बैटिंग ही में कर रहा था। लगातार फ़ोन आने शुरू हो गए थे। नॉर्मली मुझे इतने कॉल आते नहीं है, तो मुझे ये तो पता चल गया कि आरएस का रिजल्ट आ गया है। तो मैं बैटिंग ही कर रहा था, मुझे लगा कि ऐसे कोई एक आधा कोई रफ शॉट खेला, उसमें आउट हुआ। जैसे ही फ़ोन उठाया तो सबसे पहला फ़ोन था, मेरे साथ ही तैयारी करते थे विशाल सिंह जी। अच्छा। उनके छोटे ब्रदर भी तैयारी कर रहे थे, वो भी तैयारी कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि रिज़ल्ट आ गया आरएस का। तो मैंने उनको कहा कि मैंने तो अभी तक रिज़ल्ट देखा नहीं है, जस्ट मोबाइल हाथ में ही लिया है। तो उन्होंने बताया कि उनके छोटे ब्रदर की 260 के आसपास रैंक आई है, उनका नाम आशीष है। तो फिर उन्होंने ही मुझे कहा कि ईटीवी पे एक वो पट्टी चल रही है, नहीं उनको भी श्योर नहीं था मेरा ही है कि भवानी सिंह पाली जो है वो फर्स्ट रैंक है। तो एकदम मुझे भी सुनते ही लगा क्या हो गया। फिर फ़ोन रखा, फ़ोन रखते ही आरपीएससी सेक्रेटरी उस समय थे लगे हुए भगवंत सिंह जी शायद तक, जहाँ तक मैं याद करूँ, तो उनका कॉल था और उन्होंने बताया कि आप क्या करते हैं, आपके आरएस 2016 में फर्स्ट रैंक आई है। तो एक बार तो विश्वास ही नहीं हुआ, उनको थैंक यू कहा। फिर मैंने वो खोला रिज़ल्ट, तो पहले तो रिज़ल्ट ऐसे आता था जिसकी रैंक ऊपर होती थी वो सबसे पहले रोल नंबर आता था सबसे ऊपर। तो उस समय चेंज किया था, ब्रैकेट में रैंक डालना शुरू किया था। मैंने अपना रोल नंबर ढूंढा, 5वें-6ठे पेज पे था। तो एकदम से पहले थोड़ा लगा क्या हो गया, रोल नंबर तो पीछे है, फिर ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ था। तो उस समय तो एकदम विश्वास ही नहीं हुआ क्या हो गया। और तैयारी कर रहे थे तब ये तो लगा था कि अच्छी रैंक आएगी, मेंस अच्छे हुए, इंटरव्यू अच्छे हुए, लेकिन फर्स्ट रैंक आना अपने आप में जो भी पहले मेरे पिताजी है, दादा है, या एक सारा ओवरऑल उनकी पुण्याई भी थी और करणी माँ की बहुत बड़ी कृपा थी कि ये पल जो है मुझे जीने का अवसर मिला। फिर इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए घर पे भी सभी चैनल्स वाले आए और उस दिन से मतलब वो एक बहुत ही बड़ा टर्निंग डे था। मतलब 17 अक्टूबर से पहले तक एक अलग तरीके से लाइफ चल रही थी और उसके बाद बिल्कुल
एक लाइमलाइट भी मिल गई, थोड़ा मतलब एकदम से लगा कि हाँ मैंने कुछ बड़ा किया है, अचीव किया है। तो उसका एक सेटिस्फैक्शन भी था, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, कि जो भी मैंने अभी तक तैयारी की लगभग 4-5 साल, तो उसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और उसी कारण मैं मानता भी हूँ, जो हमारे कोर्स में भी रहता है भगवत गीता का जो सिद्धांत है कि आप कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो, भगवान आपको जितना आप कर्म कर रहे हो उससे अच्छा फल जरूर देगा। तो उस दिन मुझे सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन था और मुझे भी अपने अचीवमेंट पे प्राउड भी फील रहा। तो बहुत बड़ा चेंज उस दिन के बाद मनी है। सिंह जी, आप इस पद पर रहते हुए और क्या करना चाहते हैं समाज के लिए, परिवार के लिए? क्या हो सकता है देश की? इस मामले में ये मानता हूँ, जैसे मैं जब आरएस की तैयारी कर रहा था तो आरएस बनना जो है मेरे लिए एक साध्य था, और वहाँ तक पहुँचने के लिए साधन के रूप में टीचिंग मटेरियल हो सकता है, टीचिंग मटेरियल, अच्छी पढ़ाई करना, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उस एग्ज़ाम को पास करने के लिए, वो उस समय तक साधन थे। फिर जब मेरी पोस्टिंग हुई आरएस के रूप में, तब अब मुझे ये लगता है कि ये तो मतलब साधन बन गया है, और साध्य जो है वो इससे अलग है कि आरएस बनने के बाद आप का जो काम है वो समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि आपका बढ़ जाता है, शुरू हो जाता है। कि इस सर्विस में आए हैं तो जो हमारा मोटिव था, पहले तो हमारा मोटिव 90% तो ये रहता है कि हमें बस यही लगता है कि यहाँ तक हमें कैसे ही करके पहुँचना है। फिर जब ज्वाइन करते हैं, जब ट्रेनिंग होती है, जब अलग अलग सर्कमस्टेंस सामने आते हैं, जब फील्ड में पोस्टिंग होती है, जब लोगों को देखते हैं कि उनकी ये समस्याएं हैं और उनका हम किसी प्रकार से जब समाधान निकालते हैं, तो वो एक बड़ा सेटिस्फैक्शन हमको उससे मिलता है कि कोई भी बड़ी आशा के साथ जो है सरकारी कार्यालय में आता है, और उसका जो हक है, जो सरकार उनके लिए जो स्कीम्स लाती है, उसका फ़ायदा वास्तव में उन तक पहुँचे। या कई बार छोटी मोटी कोई टेक्निकल एरर या कॉम्प्लेक्सिटी के कारण या कुछ डिपार्टमेंट्स के समन्वय के कमी के कारण उसको बड़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, तो उसका जब हम समाधान निकालते हैं तो उससे एक अलग सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है। जब शाम को घर आते हैं तब लगता है कि हमने कोई अच्छा काम किया है। सरकारी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए कभी कभी उस स्कीम तक आप सीमित रहते हैं, या कभी मानवीय दृष्टिकोण भी कुछ ऐसा होता है इसमें? मुझे ऐसा लगता है कि मानवीय दृष्टिकोण रहना ही चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग आवश्यकताएं हैं। तो सरकारी स्कीम्स जो है वो तो बहुत ही उसमें एलिजिबिलिटी तय है और किन किन को क्या लाभ मिलना है वो तय है। लेकिन कई आप जब फील्ड में रहते हैं तब ऐसे काम भी आपके सामने आते हैं जो उनके वाजिब काम है, लेकिन किसी समस्या के कारण या किसी इन्फ्लुएंस के कारण वो हो नहीं पाते, और बड़े वाजिब है, होने चाहिए और जेन्युइन भी है। तो वैसे चैलेंजेस भी आते हैं, और उनको जब टैकल करते हैं तो वो एक ज़्यादा सेंस ऑफ रिलीफ देता है। बाकी जो सरकारी स्कीम्स है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं, वास्तव में जिन तक बेनिफिट पहुंचना है, क्योंकि अवेयरनेस की कमी के कारण वो वहाँ तक पहुंच नहीं पाता, तो वो भी पहुंचाना हमारी ड्यूटी रहती है। तो ओवरऑल मुझे ये लगता है कि बहुत सारे माध्यम हैं सेवा करने के लिए या किसी के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, तो उसी में से ये भी एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसमें आपकी ये आजीविका का साधन भी है, आपका घर भी इसी से चल रहा है, और आप इस में रहते हुए आपको एक पॉजिटिव भी आपको लगेगा, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी आएगा, और एक प्राउड भी फील होगा कि मैंने कोई अच्छा काम किया है, किसी के लिए किया है। जी, एक मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि ये तो होगी अपने कंपटीशन से संबंधित तैयारी, आपका जीवन दर्शन या कुछ हॉबीज, तो हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि एक आरएस रहते हुए, एसटीएम पद पर रहते हुए एक व्यक्ति का जीवन दर्शन क्या होता है या क्या हो सकता है, मोटो क्या हो सकता है जीवन को लेके, और हॉबीज जो जीने के लिए कुछ न कुछ कहीं न कहीं जरूरी है। जीवन दर्शन के मामले में बताना चाहूँगा, जैसे अभी तक अपनी जो भी वार्तालाप हो रहे हैं या ऐसे फॉर्मल जब भी देखते हैं तब ऐसा लगता है बड़ा सीरियस टाइप का कोई स्टूडेंट है, बहुत मतलब पढ़ाई का कीड़ा टाइप होगा और ठीक है आरएस बन गया। लेकिन मैं इससे बिल्कुल ऑपोजिट सोचता हूँ कि प्रत्येक पर्सन, चाहे उसका जो भी टारगेट है, हर व्यक्ति अपना एक टारगेट डिसाइड करता है, और अगर वो सकारात्मक रह के अपनी 100% देना है। हमें ये नहीं सोचना है कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरों को नहीं देखते हुए हमें बस ये फोकस करना है कि हम अपना 100% देंगे। थोड़ा सा हंसमुख भी रहना चाहिए, थोड़ा मतलब क्योंकि लाइफ भी एक बार मिल रही है, तो ये नहीं कि हम सिर्फ किसी चीज़ को प्राप्त करने के चक्कर में बाकी सब कुछ भूल जाए और वहाँ हम पीछे रह जाए। तो सभी का एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। आपको ये लगना चाहिए कि आपका टारगेट भी आपको अचीव करना है, लेकिन उसके साथ में हमारा जीवन भी अच्छी गुणवत्ता का हो और अच्छा पॉजिटिव हमारा एटीट्यूड हो, और हमेशा हम खुद को
एक स्ट्रेस फ्री रखें, इजी गोइंग और एक रखें, बेहतर इंसान और बनने जो की भी कोशिश करें। बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आपको करना चाहिए, ताकि आप खुद भी जो है खुश रहो। आप खुद खुश रहोगे तो भी आप सामने दूसरों को वाले को खुश भी कर पाओगे। खुश रख पाओगे। तो मेरा तो जो लाइफ की फिलॉसफी है वो बहुत ही सिंपल है कि खुद भी मस्त रहना है, और जो भी आपकी ड्यूटीज़ है वो भी आपको पूरी करनी है, अच्छे से उनका निर्वहन करना है, और हमेशा अपना 100% देने के बारे में सोचना है। 99% आप सफल होंगे, लेकिन आप नहीं भी होते हैं तो भी आपको अपना 100% 100% देते रहना है। अगर आप लगे रहोगे तो आप जो टारगेट आपका है बिल्कुल आप उसको अचीव जरूर करोगे। जैसे एक वो मूवी में डायलॉग भी है कि अगर आप किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी प्रकृति, पूरी कायनात जो है वो भी आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो वास्तव में ऐसा होता है, अगर आप हर टाइम यही सोचोगे कि मुझे ये करना है, ये मुझे यहाँ तक पहुँचना है, और आप एफर्ट्स अपना 100% करोगे तो आप वहाँ पहुँच ही जाओगे। सर ने बहुत अच्छी बात बताई, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। अगर कंपटीशन की तैयारी पूरी शिद्दत से की जाए, पूरी इच्छा शक्ति, पूरा परिश्रम, पूरी मेहनत की जाए, तो मुझे लगता है असंभव नहीं। आप यही कहना बिल्कुल भी असंभव नहीं है। जैसे मेरा अभी तक बैकग्राउंड के बारे में हमने पहले बात की, तो मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा। गवर्नमेंट स्कूल से ही मेरी एजुकेशन हुई। 10th में मेरे 70% थे। ओवरऑल जैसे 180 के आसपास स्टूडेंट थे, 95 जहाँ बनते हैं वहाँ 70% कुछ तो वहाँ पर मैं फर्स्ट भी नहीं था। मतलब वहाँ पर भी 3rd 4th 5th आ रहे थे, क्योंकि उस समय पढ़ाई को लेकर इतने सीरियस नहीं थे। कॉलेज में भी 4th 5वीं ऐसी रैंक रही, क्योंकि उस टाइम पढ़ाई का बहुत ज़्यादा महत्व ध्यान नहीं था, और सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं था, पढ़ाई के साथ दूसरी एक्टिविटीज़ थे उनमें भी मैं इन्वॉल्व था। तो बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा। और जब मैंने तैयारी RS की शुरू की तो उस समय मैं सर्विस में भी था, उसमें भी मेरा बहुत ही अर्ली सिलेक्शन हो गया। मतलब है कि क्लासों के टॉपर जरूरी नहीं कि कंपटीशन के टॉपर हो। कंपटीशन के भी होंगे, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। उल्टा कई जो मेरे साथ पढ़ते थे, जो फर्स्ट सेकंड उस समय थे, तो वो जहाँ तक पहुँच सकते थे वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो ओवरऑल एक आपका बैलेंस्ड व्यक्तित्व होना चाहिए, और जब आपको जहाँ ज़रूरत है उस तरीके से आपको तैयारी करना, रिएक्ट करना चाहिए, और स्ट्रेस फ्री रह के ईजी गोइंग तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। धन्यवाद मोहन सिंह जी, आज हमारे बीच में बहुत अच्छी वार्ता हुई है इस विषय में युवाओं को लेके। अब मैं आपसे एक युवाओं के लिए कोई स्पेशल कोई आपका मैसेज हो जिससे वो प्रेरित हो, और आज की भागम भाग और भागदौड़ की जिंदगी में जहाँ युवा कंपटीशन दे रहे हैं वो कई बार डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं। लगातार परिश्रम करने के बाद में भी कंपटीशन को या परीक्षा को कैद नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज है, कोई संदेश है? जो भी इसको देख रहे हैं वीडियो को, उनको मैं 4-5 पॉइंट्स पे वापस जो अभी तक बात रही पारस से होना, कि जैसे जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैंने भी जब तैयारी स्टार्ट की थी, मैंने बताया BEd के आसपास तैयारी शुरू की थी, तो शुरू में हर जो कार्य है वो बड़ा कठिन लगते से रहता है, लेकिन जब आप उस कार्य को करना शुरू करते हैं जी और एक सही ट्रैक पर रहते हैं, मतलब सबसे पहले आपको ये करना है सही ट्रैक पे रहना। जो भी बुरी आदतें हैं और जो सोशल मीडिया है उसका किस प्रकार से आप मतलब यूज लेते हो कम से कम लेना है। और आजकल अगर मैं तो ये मानता हूँ कि अगर कोई सिर्फ सोशल मीडिया का ही उपयोग जो है अगर समझदारी से करना लग जाए तो वो रेस में बहुत आगे तो वैसे ही निकल गई, ऐसे ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा युवा जो है वो इसी में फंस गए। इसके अलावा भी जो दूसरी बुरी आदतें हैं उनसे आपको दूर रहना है। बैलेंस्ड हमेशा आपको रखना है। बहुत ज़्यादा मतलब हाईली मोटिवेट होके ऐसा भी नहीं हो जाना है कि उस टारगेट के लिए आप बिल्कुल पागल टाइप ही हो जाए, और सिर्फ उसके अलावा हो तो सदर मार्ग होना चाहिए, मध्यम मार्ग होना चाहिए, तो उसको लेके आप बिल्कुल इतना भी नहीं हो जाए कि उसके अलावा आपको कुछ दूसरी दिख रही। तो सभी का एक प्रॉपर बैलेंस हो, और फिर आपको पॉजिटिव अपना माइंडसेट रखना है और हमेशा ये सोचना है कि मुझे अपना 100% देना है। आपको मेन फोकस इस पे करना है कि मैं मेरा 100% दूंगा तो मेरा सिलेक्शन या जो भी मेरा टारगेट है वो जरूर अचीव हो ही जाएगा। तो इस प्रकार की आपकी थॉट प्रोसेस। और नवाज सिंह जी, हर एक अच्छी शख्सियत का कोई न कोई प्रयास स्रोत होता है, तो ऐसा कोई प्रेरणा स्रोत कोई आध्यात्मिक क्षेत्र हो सकता है और भी कई फील्ड है दिमाग के, इसमें आपका कोई ऐसा है जो प्रेरणा स्रोत जिसको आप उससे कुछ सीखते हैं? प्रेरणा स्रोत के रूप में वैसे तो मैं मानूंगा कि जो भी मेरे अध्यापक रहे जिन्होंने मुझे पढ़ाया उनसे भी प्रेरणा मिली, लेकिन अगर इसको एक अलग तरीके से सोचे तो प्रेरणा स्रोत उसको मान सकते हैं जिसको देख के आप प्रेरित हो। तो मेरे लिए वो प्रेरणा स्रोत मेरे पिताजी थे, क्योंकि जैसे मैं 12th तक मैंने गांव में ही पढ़ाई की,
उसके बाद यहाँ शिफ्ट हो गए जोधपुर, तो उनकी पोस्टिंग तो वहीं पर थी। तो लेकिन हमारे लिए वो, मेरे और मेरे छोटे भाई के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल फेस किया, वो उनको अकेला रहना पड़ रहा है। बाकी बहुत इजी होता कि वो मुझे अकेला भेज देते जी, मैं अपने हिसाब से करता रहता। लेकिन क्योंकि उन्होंने मेरे लिए इतना स्ट्रगल किया, तो उनको देखकर मैं हमेशा इंस्पायर हुआ। जब भी मतलब मन में हमेशा कभी भी, जैसा आप पहले भी बात हो रही थी, लो फील होता है, तो उनको देखकर एक वापस एक मोटिवेशन फील होता है। आपको प्रयास वो चाहिए, हमारे लिए पिताजी इतना कर रहे तो हम भी इच करें, बदले में उनको कुछ बड़ा दे पाए। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत रहा। अच्छा, तो भवानी सिंह जी, हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि ये परीक्षाएं जो देते हैं आप आरएस की, जिसकी प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, उसमें शॉर्ट नोट्स का कोई इम्पोर्टेंस है, भूमिका है? आप थोड़ा दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, जो तैयारी कर रहे हैं मेंस में ज़्यादा रहता है। जैसे मैंने जब तैयारी मैं कर रहा था मेंस की, जी, तो मैं ये करता था कि जैसे मेंस में तो आपको आंसर लिखने होते हैं, पॉइंट्स काफ़ी सारे उसमें जी, होते हैं, तो बहुत बड़े नोट्स तो मैंने नहीं बनाए। और मैं भी ये रिकमेंड करता हूँ कि कई जैसे तैयारी स्टार्ट करते हैं तो नोट्स बढ़ाने में बहुत ज़्यादा उनका समय बर्बाद कर देते हैं। टाइम निकल जाता है। तो नोट्स ऐसे होने चाहिए जो स्पेसिफिक आपके लिए हो, आपको किसी दूसरे के लिए तो नोट्स नहीं बना रहे। बनाने नहीं है, तो आपके लिए आपको नोट्स बनाने हैं। तो मैंने तो जब तैयारी कर रहा था, एक तो मेरी लिखने की थोड़ी आदत थी, जैसे पढ़ते टाइम कोई ऐसा फैक्ट वगैरह होता था, एक रफ कॉपी में रखता था, उसमें तो लिख ही देते। पॉइंट्स लिखता था, ताकि थोड़ा जब आप पढ़ते भी है, लिखते भी है, सुनते भी है। और एक जैसे मैं पढ़ते टाइम थोड़ा बोलता भी था, तो रूम में मैं अकेला ही पढ़ सकता था, मतलब साथ में और कोई नहीं पढ़ सकता, इसलिए मैं लाइब्रेरी वगैरह भी कभी गया नहीं हूँ। तो मुझे ये लगता था कि तीनों माध्यम जब आ जाते हैं तो आपको थोड़ा याद ज़्यादा रहता है। तो एक तो मैं वो लिखता था रफ कॉपी में। फिर शॉर्ट नोट्स की जो भूमिका है वो मेंस में ज़्यादा है। जैसे कोई भी क्वेश्चन है जिसमें 10 कारण आपको लिखना है, उसके अंदर वापस 4-5 लाइन्स होगी, तो उसमें मैं ये करता था कि जैसे कोई भी कारण है तो उनके छोटे छोटे पॉइंट्स वापस पॉइंट्स बना देते। लिख लेता था। जी, तो क्योंकि मेंस एग्जाम से जस्ट पहले आपको रिवाइज भी करना होता है, सारे पॉइंट्स याद रहे, तो उस टाइम वो बहुत बड़ी काम आते हैं। तो वो शॉर्ट नोट्स में ऐसे बनाता था। भवानी सिंह जी, अब आप इतनी वार्ता के बाद में इतनी अपनी बातचीत हुई है, दर्शकों को ये बताइए आपकी और भी तो कुछ हॉबीज होगी? बिल्कुल, मेरी अगर हॉबीज़ में अब बहुत स्पेसिफिक वो उसमें डेफिनेशन में नहीं जाए, तो जो भी खाली समय जब होता है हाँ, तब जब आपका जो करने का मन करे, वही। तो उसमें 2-3 जो है मुझे बहुत पसंद है काम। जैसे एक तो मुझे स्पोर्ट्स, उसमें भी विशेषकर आपने बताया था क्रिकेट क्रिकेट। आप अच्छा खेलते भी थे। बिल्कुल, क्रिकेट में रेगुलर, मतलब कोई भी इवनिंग मुझे याद नहीं है, जब मैं तैयारी कर रहा था तो रेगुलर मैं क्रिकेट खेलता ही था। कई बार क्रिकेट नहीं खेलते तो वॉलीबॉल और फुटबॉल, मतलब इन तीनों में से ये गेम तो शाम के टाइम मैंने ज़रूर खेला ही खेला है। और मैं ये भी मानता हूँ कि ऐसा कोई ना कोई स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी चाहिए, तो आपकी एफिशिएंसी जो है पढ़ने की उससे बढ़ जाती है। क्योंकि हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड जो एक वो कहावत भी है, और मतलब परिश्रम करने से मानसिक कुशलता बढ़ती है। ये इसका मैं बिलीवर हूँ कि अगर आप कोई भी शारीरिक श्रम करेंगे, व्यायाम करेंगे, श्रम करेंगे, तो आपकी मेंटल एफिशिएंसी भी उससे बढ़ेगी। इसके अलावा जो मेरे फ्रेंड सर्कल है उनसे बातचीत करना, उनसे मिलना, ये भी मुझे खाली समय में काफ़ी पसंद है। तो ये 2 काम है जो मैं खाली समय में करना पसंद करता हूँ। संगीत को लेके सुनते हैं आप? संगीत को लेके जैसे मेरी भी बहुत रुचि है, और मैं खुद भी वो बाथरूम सिंगर टाइप आप कह सकते हैं कि ऐसे गुनगुनाने का भी मन करता रहता है। एक जैसे मेरी जो पढ़ाई के दौरान स्ट्रेटेजी थी वो भी यही रहती थी कि मैं 2-2 घंटे के लिए टाइम निकालता था। जैसे सुबह 8 से 10 पढ़ना है, तो 8 से लेके 8:50, 8:55 तक पढ़ा, फिर 5 मिनट बीच में गैप लेता था ताकि कंसंट्रेशन थोड़ा बना रहे। मुझे ऐसा ठीक लगता था। उस 5 मिनट में जैसे छत पे चले गए, कोई अच्छा एक गाना सुन लिया और फिर वापस पढ़ने के लिए बैठ गए। तो मैं ऐसे इस तरीके से मतलब 50-55 मिनट पढ़ाई करी, 5-10 मिनट का फिर गैप लिया। एक बार में 2 घंटे, फिर वापस 1-2 घंटे का गैप लेके फिर वापस 2 घंटे पढ़ाई। तो मेरी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी भी यही थी। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ इस माधव डिजिटल स्टूडियो में बताने के लिए। बिल्कुल, मैं सर आपका पुनः एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा, आपका, पूरी टीम का, और मारवाड़ डिजिटल स्टूडियो का, और जो आप नया चैनल शुरू कर रहे हैं मारवाड़ की खनक। जी। तो मैं अपेक्षा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे। ऐसे मेहमानों को बुलाना है जिससे
युवा हो, चाहे पेरेंट्स हो, या समाज में कुछ एक मैसेज देना जिससे प्रेरणा मिले। मैं दर्शकों से निवेदन चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।